नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 13, जिसका नाम है पेड़ की बात। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान पाठ को पढ़ाया था। उसके शब्दार्थ, सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 13 पेड़ की बात। क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में एक दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी। मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना ये 2 भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी व तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। 1 दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को सब भेद मालूम हो गया हो। उसकी सब पत्तियाँ और डालियाँ टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठाईं और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होगी। देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे हैं, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ रहे हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत है, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधों के दांत भी नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पेड़ की ढाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। जब बाहर की जरूरत ना हो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो। जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य के सहारे अंगारक वायु से अंगारक निःशेष कर देते हैं और यही अंगारक वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते। पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधों रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन अरण्य में जाने
पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लिपटी हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होते हैं। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। कोई कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। बीज ही उनकी संतान है। बीज ही सुरक्षा व भार संभालने के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई देता है, जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो तो। पेड़ पौधे को मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अपरूप उपादान से किसी तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्शमणि की, अर्थात पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है। संतार पर स्नेह निछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते हुए हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं, उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेहसिक्त वाणी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, कहाँ हो मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता, वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने पर वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों ओर सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करते हैं। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उन्हें मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले हवा बिहार करते हुए आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। छोटी छोटी डालियां ताल पताल पर नाच उठती थीं। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र बसु, अनुवादक हैं शंकर सेन। अब हम करेंगे लेखक से परिचय। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों जीव जंतुओं में प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे जीव विज्ञान, भौतिक वनस्पति विज्ञान तथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुविध व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र व एक प्रजनन प्रणाली होती है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार वे यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव के रूप में समान होते हैं। विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर यह बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। पेड़ की बात का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया है। आगे इसके प्रश्न अभ्यास हैं।
तो यहाँ पर मैंने सार दिया हुआ है। आप सार को करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। यहाँ पर है शब्द अर्थ। मल्हार एक प्रकार का राग, यहाँ पेड़ का नाम है। तपस्या कठिन साधना या ध्यान। ताप गर्मी जलन। शीतल ठंडा ठंडक देने वाला। जर्जर बहुत पुराना और टूटा फूटा। संवेदना भावना सहानुभूति। सजीव जीवित जिसमें जीवन हो। चेतना जागरूकता या ज्ञान। घनी छाया गाढ़ी और मोटी छाया। सघन बहुत घना। शीतल ठंडा ठंडक देने वाला। जर्जर बहुत पुराना और टूटा फूटा। संवेदना भावना सहानुभूति। सजीव जीवित जिसमें जीवन हो। चेतना जागरूकता ज्ञान। घनी छाया गाढ़ी और मोटी छाया। उपकार भलाई किसी के लिए अच्छा करना। विनम्रता नम्रता सरल और शिष्ट व्यवहार। अस्तित्व होना जीवन। मनुष्यत मानवता इंसान होने के गुण। पर्यावरण हमारे चारों ओर का प्राकृतिक वातावरण। संरक्षण बचाव रक्षा। आत्मीयता अपनापन गहराई से जुड़ाव। निरीक्षण ध्यान से देखना अवलोकन करना। प्रेरित उत्साहित करना किसी कार्य के लिए उकसाना। विचार मगन सोच में डूबा हुआ। धरोहर विरासत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। आत्मचिंतन अपने बारे में गहराई से सोचना। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। मेरी समझ में कै नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। नंबर 1 जैसे पौधों को भी सब भेद मालूम हो गया हो। पौधों को कौन सा भेद पता लग गया। उसे उल्टा लटकाया गया। उसे किसी ने सजा दी है। बच्चे को गमला रखना नहीं आया। प्रकाश ऊपर से आ रहा है। इसका सही उत्तर है उसे उल्टा लटकाया गया है। नंबर 2 पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं। हमारे जैसे ही सांस लेते हैं। हमारे जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं। हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं। धरती पर हमारे साथ ही जन्मे हैं। इसका उत्तर है हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं। खैर अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण सहित बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। इसका उत्तर लिखेंगे हम। पेड़ हमें जीव जंतुओं को बहुत कुछ देते हैं। वे घोंसले के लिए जगह देते हैं। फल और पत्ते भोजन के लिए देते हैं। छाया और ठंडी हवा गर्मी से राहत देते हैं। यहाँ तक कि पेड़ हमारे वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। बरसात में पेड़ के नीचे खड़े जानवर या पक्षी। अब आगे है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए। इन पर विचार कीजिए। आपको क्या इनका अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या पेड़ पौधे के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। इसका उत्तर है चूंकि सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही पेड़ पौधे पल्लवित पुष्पित होते हैं, इसलिए पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूर्य का प्रकाश व्याप्त है। स्पष्ट है कि ईंधन को जलाने पर जो ताप बाहर निकलता है वह सूर्य द्वारा प्रदत्त प्रकाश ही है। आगे है ख मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। उत्तर मधुमक्खी एवं तितली के साथ पेड़ पौधों की घनिष्ठता दीर्घ काल से है। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचयन करते हैं। मधुमक्खी और तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। पौधों मधुमक्खियों एवं तितलियों के बीच यह रिश्ता अनंत काल से चला आ रहा है। मधुमक्खी के आगमन से पौधों का भी उपकार होता है। मधुमक्खियां एक फूल के परागन दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना फूल पक नहीं सकता। अब है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्यांश नीचे दिए गए हैं। अपने समूह पर इन पे चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये मिलान करना है हमें। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको ये मिलान। पहले का मिलान होगा छठे से। बीज का ढक्कन दरक गया, तो छठा है बीज के दोनों दलों में दरार आ गई या फट गई। दूसरे का मिलान होगा चौथे से। उसे अंगारक वायु कहते हैं। सांस छोड़ने पर निकलने वाली वायु कार्बन डाइऑक्साइड।
तीसरे का मिलान होगा सूर्य। पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेच कर डालते हैं। तीसरे का मिलान होगा पांचवें से। सूर्य के प्रकाश से पत्ते विषाक्त वायु के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। चौथे का मिलान होगा दूसरे से। प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है और जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश आधार शक्ति या महत्वपूर्ण है। पांचवें का मिलान होगा तीसरे से। जैसे फूल फूल के बहाने स्वयं हंस रहा हो, अपनी संपन्नता और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति से प्रसन्न संतुष्ट। छठे का मिलान होगा पहले से। इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं, मटमैली माटी और विषाक्त वायु से सुंदर सुंदर फूलों में परिवर्तित होते हैं। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। बीज के अंकुरित होने में किस कस का सहयोग मिलता है? ख है पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? क का उत्तर है बीज के अंकुरित होने में हवा, प्रकाश, पानी तथा मिट्टी की प्रमुख भूमिका होती है। ख पेड़ पौधे केवल तरल द्रव्य वायु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जल के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। माटी में पानी डालने पर उनके भीतर बहुत से द्रव्य निकलते हैं, गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है। अब है लेख की रचना। इस लेख में एक के बाद एक लेखक सुसंगत रूप से प्रस्तुत किया है। गमले को औंधा, लटकाना या मूली काटकर बोना जैसे उदाहरण देकर बात कहना इस लेख का एक तरीका है। अपने तथ्य को वास्तविकता या व्यवहारिकता से जोड़ना भी एक लेख की विशेषता है। जैसे लेखक ने पेड़ की बात कही है, वैसे ही अपने आसपास की चीज़ें देखिए और किसी एक चीज़ पर लेख लिखिए। जैसे गेहूं की बात, तो गेहूं की बात में छोटा लेख है। मैं हूँ गेहूं, मैं खेत में उगता हूँ, किसान मुझे पानी देता है, सूरज मुझे ताकत देता है, जब मैं पकता हूँ तो सुनहरा हो जाता हूँ, कटाई के बाद मैं चक्की में जाता हूँ, वहाँ से बनता हूँ आटा, फिर माँ मेरे आटे से रोटियाँ बनाती है, मैं तुम्हारा खाना हूँ, मुझे प्यार से खाओ, बर्बाद मत करो। इसी तरह एक और लेख पानी की बात। मैं हूँ पानी, मैं नदी, नल और बारिश में आता हूँ, मैं पीने, नहाने, पकाने और सफाई के काम आता हूँ, बिना मेरे कोई काम नहीं जी सकता, मुझे बचाओ, मुझे साफ रखो, मैं हूँ जीवन, मैं हूँ पानी। खैर, उसे कक्षा में सबके सामने साझा कीजिए। तो आपने जो ये अभी दोनों गेहूँ और पानी के बारे में छोटा लेख सुना है, उसे आप लिखकर बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं कक्षा में। आगे है अनुमान या कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क्या इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है? वृक्ष के समाप्त होने के बाद क्या होता है? वृक्ष के समाप्त होने के बाद क्या होता है? नंबर 1, प्रकृति को नुकसान होता है। वृक्ष को न होने से पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। छाया, फल फूल, ऑक्सीजन सब कुछ कम हो जाता है। जीव जंतुओं का घर छिन जाता है। पक्षियों के घोंसले, बंदरों का बसेरा, कीड़ों का जीवन सब खतरे में पड़ जाता है। मिट्टी का कटाव बढ़ता है। वृक्ष मिट्टी को पकड़ को रखते हैं, उनके बिना मिट्टी बह जाती है। वायु प्रदूषण बढ़ता है। पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं, उनके न रहने से प्रदूषण बढ़ता है। 5, जल संकट गहराता है। वृक्ष वर्षा लाने में मदद करते हैं, उनके बिना सूखा पड़ सकता है। अब वृक्ष के समाप्त होने के बाद क्या होता है? जब कोई वृक्ष मर जाता है तो हमें बहुत नुकसान होता है। हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है, जानवरों पक्षियों के रहने की जगह चली जाती है, मिट्टी कमज़ोर हो जाती है और बारिश भी कम होती है, इसलिए पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है। खैर, पेड़ पौधों के बारे में लेखक की रुचि कैसे जागृत हुई? इसका उत्तर है पेड़ पौधों के बारे में लेखक की रुचि इस तरह जागृत हुई होगी। लेखक ने बचपन में अपने आसपास के पेड़ पौधों को ध्यान से देखा होगा। उनके सुंदर फूल, फल, हरी पत्तियां और पक्षी जानवर जो पेड़ों पर रहते थे, इन्हें देखकर लेखक को प्रकृति से लगाव हुआ होगा। साथ ही पेड़ों से मिलने वाली छाया, ठंडक और उनकी मदद से जानवरों का जीवन देखकर लेखक में पेड़ पौधों के प्रति प्रेम और समझ पैदा हुई होगी। शायद लेखक ने अपने गांव या घर के आसपास पेड़ों के साथ बिताए समय में उनकी खासियतों को जाना और उनमें जुड़ी कहानियाँ सुनी हों, जिससे पेड़ पौधों के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ी होगी।
इसलिए लेखक ने पेड़ों की महत्ता को समझकर उनकी बात लिखी और हम सबको भी पेड़ पौधों का सम्मान करना सिखाया। प्रवाह चार्ट, बीज से बीज तक की यात्रा का आरेख पूरा कीजिए। बीज से अंकुर निकलता है, अंकुर से पराग, पराग से पत्ता, पत्ते से कली, कली से फूल, फूल से फल और फल से बीज तैयार होता है। अब है अंकुरन। मिट्टी के किसी भी पात्र में मिट्टी भरकर उसमें राजमा या चने के 4-5 बीज बो दीजिए। हल्का सा पानी छिड़क दीजिए। 3-4 दिन तक थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। अब इसमें आए परिवर्तन को लेखन पुस्तिका में लिखिए। संकेत है, एक दिन में पौधे की लंबाई कितनी बढ़ती है, कितने पत्ते निकले, प्रकाश की तरफ पौधे मुड़े या नहीं आदि। तो यहाँ पर लिखा है, कुछ दिनों बाद बीजों में से सूक्ष्म अंकुर निकलना शुरू होगा, इसे अंकुरण कहते हैं। अंकुर निकलते ही वे पौधे छोटे छोटे पौधे बनेंगे। धीरे धीरे पौधे बड़े होकर पत्तियाँ निकालेंगे। आप देखेंगे कि मिट्टी में जीवन अंकुरित हो रहा है। इसका महत्व, बीज मिट्टी में छिपा जीवन है। मिट्टी और पानी की मदद से बीज से नया पौधा जन्म लेता है। यह प्रकृति के चक्र का एक सुंदर उदाहरण है। आगे हैं शब्दों के रूप। नीचे दिए गए चित्र को देखिए। यहाँ मिट्टी से जुड़े कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं तो उसकी विशेषता बता रहे हैं। अब आप पेड़, सर्दी, सूर्य जैसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द बॉक्स बनाकर लिखिए। मैं इसे छोटा करके दिखाती हूँ। जैसे कि मिट्टी चिकनी, उपजाऊ, रेतीली, नम, भुरभुरी और लास्ट में है काली, काली मिट्टी। इसी तरह पेड़ की विशेषता, तो पेड़ कैसा, ऊंचा, फलदायक, घना, बड़ा, हरा पेड़, सूखा पेड़, पुराना पेड़, छोटा पेड़। अब है सर्दी की विशेषता। तो सर्दी के लिए कड़क सर्दी, अधिक सर्दी, ठिठुरती सर्दी, कपकपाती सर्दी, हल्की सर्दी, बर्फीली सर्दी। सूर्य की विशेषता, गरम सूर्य, प्रकाशमान सूर्य, धधकता सूर्य, परोपकारी सूर्य, चमकता सूर्य, तेज सूर्य, धुंधला सूर्य। अब आगे है, नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक के लिए अपनी पसंद के 3-3 नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखे हैं, जैसे फूल का प्रसून, पक्षी, वृक्ष का तरु, पुस्तक को किताब कहते हैं, खेल मजाक। दूसरा कुसुम, खग, पादप, पोथी और मनोरंजन। तीसरा सुमन, विहग, पेड़, विद्यासागर, समय बिताना। अब है आज की पहेली। इस शब्द में सीढ़ी में पाठ में आए शब्द हैं, उन्हें पूरा कीजिए और पाठ में रेखांकित कीजिए। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर उत्तर है, जैसे रात, तो ये बन गया तमाम, ममता, ताप, पल्लव, वसंत, तना, तना के बाद नाम, मजबूत, तरल, लटक और कथा। ये पहेली है हमारी। अब आगे खोजबीन के लिए। इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके आप जगदीश चंद्र बसु के बारे में जान समझ सकते हैं। जगदीश चंद्र बसु एक विलक्षण और संवेदनशील वैज्ञानिक। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी थे। उनका जन्म 1858 में हुआ था। वे प्रकृति और पौधों के अध्ययन में बहुत रुचि रखते थे। बसु ने पौधों के जीवन और उनकी संरचना पर कई महत्वपूर्ण खोजें की। वे केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील व्यक्ति भी थे जो प्रकृति से गहरा प्रेम करते थे। बसु ने विज्ञान को सरल भाषा में समझाने की कोशिश की ताकि आम लोग भी विज्ञान को समझ सकें। उन्होंने कई किताबें लिखी और लोगों को शिक्षा दी। उन्हें भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सम्मान मिला। उनके काम ने आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। जगदीश चंद्र बसु ने यह दिखाया कि विज्ञान में संवेदना और लगाव भी बहुत जरूरी है। उनकी वजह से विज्ञान और प्रकृति के बीच रिश्ता और मजबूत हुआ। अब आगे है पढ़ने के लिए। यहाँ पर देशभक्ति गीत है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो, गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव के अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तौला था। हर पर्वत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दन दन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसके कवि हैं प्रदीप जी। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, पेड़ की बात लेखक के क्या नाम है? क जगदीश चंद्र बसु, ख शंकर सेन, ग प्रसाद, घ निराला। इसका सही उत्तर है क जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु कौन थे? क फौजी, ख किसान, ग देशद्रोही, ग वैज्ञानिक। इसका सही उत्तर है घ वैज्ञानिक। प्रश्न 3, लेखक ने किसके निश्चित जीवन चक्र की चर्चा की है? क जहाज, ख पौधे, ख बस, घ नदी। इसका सही उत्तर है ख पौधे। प्रश्न 4, पाठ के अंतर्गत किस ऋतु का वर्णन किया है? क बसंत, ख गर्मी, घ सर्दी, घ इनमें से किसी का नहीं। सही उत्तर है बसंत। प्रश्न 5, पेड़ की बात को बंगला में से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? क जगदीश चंद्र बसु, ख निराला, घ प्रसाद, घ शंकर सेन। इसका सही उत्तर है घ शंकर सेन। पेड़ पौधों के कौन से भाग होते हैं? क जड़, ख तना, ग जड़ व तना, घ कुछ भी। इसका सही उत्तर है ग जड़ व तना। जड़ कहाँ रहती है? क ऊपर, ख नीचे, ग बीच में, घ कहीं भी। इसका सही उत्तर है ख नीचे। गमले को कैसे लटकाया गया? क औंधा, क सीधा, ग तिरछा, घ आड़ा। इसका सही उत्तर है क औंधा। जड़ किसका नाम है? बीज से अंकुर निकलने पर जो अंश मिट्टी के नीचे रहता है उसका नाम जड़ है। वृक्ष कहाँ से आहार ग्रहण करते हैं? क जड़ों से, तरल द्रव्य से, ख पत्तों के द्वारा, हवा से, ग दोनों से, क ख से, घ पानी से। इसका सही उत्तर है ग क ख दोनों से। पत्तों के होंठ कब बंद होते हैं? क जब उन्हें आहार की जरूरत नहीं, ख जब वे हवा लेते हैं, ग जब उन्हें अंगारक वायु लेनी हो, घ कभी भी। उसका उत्तर है क जब उन्हें आहार करने की जरूरत। पेड़ की संतान क्या है? क बीज, ख फल, घ पत्ते, घ तना। इसका सही उत्तर है क बीज। पेड़ पौधे कहाँ से आहार ग्रहण करते हैं? क मटमैली मिट्टी से, ख विषाक्त वायु से, ग दोनों, क ख घ भूमि। इसका सही उत्तर है ग क और ख। किसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है? क पारस से, ख मणि से, ग धातु से, घ अंगार से। इसका सही उत्तर है क पारस से। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगले वीडियो में मैं आपको पाठ 14 संत शिरोमणि रविदास पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।